लॉग एंटी लॉग के लेक्चर नहीं आते, इन्हें लॉग एंटी लॉग अगर नहीं आता है तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। लॉग एंटी लॉग वाले लेक्चर हमने पढ़े हुए कि नहीं, जो लॉग एंटी लॉग ऑरेली निकालना आता हो। सबने पढ़ रखे 11th वाले बच्चों ने लॉग और एंटी लॉग, क्योंकि इसमें ऑरेली अगर लॉग निकालना नहीं आता तो फिर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तुमसे, फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। चलो अभी एक टॉपिक मैं थ्योरी का जल्दी से बता रहा हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़े से, फिर न्यूमेरिकल्स होंगे इसके बाद। एक टॉपिक पहले करेंगे थ्योरी का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह यूज होगा ये। देखो नोट करना है इसके अंदर, टर्म है हीट कैपेसिटी, मैंने बहुत बार यूज किया इसको, हीट कैपेसिटी। बहुत मतलब समझना है इसका, ताकि कहीं पे कैसा भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें दिक्कत ना हो करने में इसको। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या है सर? हीट कैपेसिटी क्या है? हीट जो चाहिए किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 केल्विन से, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 केल्विन। किसी भी, मान लो एल्यूमिनियम है, आयरन है, कोई भी कॉपर है, कोई भी मेटल है, या कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटल की मैं बात कर रहा हूँ तो मेटल ही होंगे, सही ना? तो हीट कैपेसिटी क्या है? किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर अगर तुम्हें 1 केल्विन से बढ़ाना है, उसके लिए जो तुम हीट दोगे उसको, वो हीट कैपेसिटी है। या उल्टा करना है, अगर इसका मान लो किसी टेम्परेचर का, किसी सिस्टम का टेम्परेचर तुम्हें 1 केल्विन से कम करना है, दोनों बातें हैं। अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन से कम करना है तो जो उससे हीट रिलीज होगी वो भी हीट कैपेसिटी। समझ आ गई बात कि नहीं ये? तो ये चीज रखना, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 केल्विन, और हीट रिलीज्ड व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल्स बाय 1 केल्विन, दिस इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। दिस इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। मान लो कोई सिस्टम है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई सिस्टम है, उसका मतलब उसको मैंने 100 किलो जूल एनर्जी दी, और उसका टेम्परेचर 4 केल्विन से बढ़ गया, 4 केल्विन से बढ़ गया उस टेम्परेचर, तो उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी? उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी इस केस में? बोलो इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी? देखो 4 केल्विन के लिए तुम्हें 100 किलो जूल हीट दी, तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट कितनी दोगे? 25 दोगे, हारना चाहिए। 25 किलो जूल दोगे कि नहीं? तो ये हीट कैपेसिटी है बस, 25 किलो जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन इसकी यूनिट होंगी। बात समझ है कि नहीं है? तो अब इसी को अगर मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं, तो फॉर्मूले की फॉर्म में क्या आएगा? हीट कैपेसिटी नेट क्यू, ये 100/4 था ना, 100 क्या है? नेट क्यू, बाय राइज इन टेम्परेचर दैट इज dt, क्यू बाई dt आ जाएगा आंसर, क्यू बाई dt। समझ गया कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं कोई? फॉर्मूला सबको समझ आ गया कि नहीं है? निशी? यस सर। चलो फिर सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू बाई डी टी। सी क्या आ गया? क्यू बाई डी टी, ये फॉर्मूला है, इसको भूलना नहीं है। क्यू बाई डी टी, या फिर क्यू, या फिर नेट क्यू निकालना है अगर तुम्हें किसी सिस्टम का, तो होगा उसकी हीट कैपेसिटी इतना जो टेम्परेचर राइज करा है, जो टेम्परेचर, क्यू इक्वल टू सी डी टी। क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी डी टी। दो, और कंसेप्ट जरूर दिमाग में रखना, सही ना? कंसेप्ट जरूर रखना दिमाग में। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं से वाटर है और ऑयल है, वाटर की हीट कैपेसिटी अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? कि वाटर का टेम्परेचर अगर तुम्हें 1 केल्विन से बढ़ाना है, वाटर का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो तुम्हें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। वाटर का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो तुम्हें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। जैसे ऑयल का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो तुम्हें कम हीट देनी पड़ेगी। तो वाटर को ज्यादा हीट दे रहे हैं ना, 1 केल्विन से अगर टेम्परेचर कम होगा वाटर का, तो वो हीट रिलीज ज्यादा करेगा और दूसरी चीज को गर्म ज्यादा कर सकता है। मतलब समझना इसका हमेशा। चलो नेक्स्ट अब है, ये मैंने तुम्हें यहाँ पे हीट कैपेसिटी का मीनिंग समझा दिया है, यूनिट है जूल पर केल्विन। यूनिट क्या है इसकी? जूल पर केल्विन। नेक्स्ट बता रहा हूँ तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक वर्ड कभी भी आ जाएगा मतलब 1 ग्राम। तो अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई थी ना, सेम डेफिनेशन है, बस तुम क्या करोगे इसके अंदर 1 ग्राम सब्सटेंस ले लोगे या 1 ग्राम सिस्टम ले लोगे। मान लो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें, उसमें 10 ग्राम था कोई सिस्टम, 10 ग्राम सिस्टम है, 100 किलो जूल हीट दी, टेम्परेचर बढ़ गया 4 केल्विन से। तो अब इसकी हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? अब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी क्या होगी? निकालो जल्दी से। अर्नब ने आंसर निकाल लिया 25 और 2.5। सबको समझ आ गया कि नहीं? ये 4 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना है अगर, तो उसके लिए 100 किलो जूल हीट, 4 केल्विन बढ़ाने के लिए 100 किलो जूल, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 25 किलो जूल। हाँ निशी सही है, 25 किलो जूल आ गया। 4 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो 100 किलो जूल हीट दी। 1 केल्विन के लिए 25 किलो जूल देंगे। 1 केल्विन के लिए जो हीट चाहिए वो हीट कैपेसिटी होती है, तो ये सी आ गया। अब ये है 10 ग्राम के लिए, 10 ग्राम सब्सटेंस था ना, 10 ग्राम के लिए तुमने 25 किलो जूल हीट दी, तो 1 ग्राम के लिए कितनी हीट दोगे? 25/10, 25/10। दिस विल बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसके लिए मैंने किया क्या है, ध्यान देना। सी की वैल्यू जो मैंने निकाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वो क्या वैल्यू आई? 100, 100 लिखा मैंने यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4 किया, यानी राइज इन टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय 10 किया। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मैं 100 को लिख रहा हूँ क्यू, ध्यान देना, 100 को लिख रहा हूँ मैं क्यू, 4 को लिख रहा हूँ dt, और 10 क्या है? मास। 10 क्या है? मास। तो फॉर्मूला क्या बन गया? क्यू का फॉर्मूला क्या बन गया अब? एम सी डी टी। और सी यहां ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और 1 ग्राम के लिए ये सी। सी किसके लिए? 1 ग्राम के लिए। ध्यान रखना यहां जो सी होगा तुम्हारा, इसकी यूनिट्स क्या होंगी? जूल पर केल्विन पर ग्राम, जूल पर केल्विन पर ग्राम। जैसे वाटर के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है 4.18। वाटर के लिए वैल्यू याद होनी चाहिए तुम्हें हमेशा। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 4.18। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18। तो इसको ध्यान रखना इस चीज का। कोई डाउट इसमें? और ऊपर जो क्यू टू सी डी टी लगाते, यहाँ पे सी की यूनिट क्या थी? सिर्फ सी की यूनिट क्या थी यहाँ पे? जूल पर केल्विन। यहाँ पे सी की यूनिट जूल पर केल्विन है, पर ग्राम नहीं है। तो यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना, नहीं तो कंसेप्ट से करो क्वेश्चन, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ आ गया? देखो नेक्स्ट अब है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। अब मान लो मैंने मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है अगर, अब मैंने तुम्हें दिया इसमें 10 ग्राम, ले 10 ग्राम ही लिया, 10 ग्राम लिया कोई सब्सटेंस से एल्यूमिनियम, 10 ग्राम एल्यूमिनियम लिया, इसको मैंने 100 किलो जूल एनर्जी दी, और इसका टेम्परेचर 4 केल्विन से बढ़ गया, 4 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ गया। अब मैंने तुम्हें बोला इसके अंदर हीट कैपेसिटी निकालो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालो, और मोलर हीट कैपेसिटी निकालो। मोलर हीट कैपेसिटी तीनों निकालनी है, तीनों निकालनी है। करो जल्दी क्वेश्चन।
हाँ निकाल लिया सबने? वेदांत, यस सर। क्या आंसर है वेदांत, बोल दो एक बार जरा। सर हीट कैपेसिटी आ रही है 25 किलो जूल। हाँ सर स्पेसिफिक हीट आ रही है 2.5 किलो जूल। हाँ, एंड सर मोलर हीट कैपेसिटी आ रही है 25.5 किलो जूल। मोलर हीट कैपेसिटी 25.5। चलो अब एक बार चेक करते हैं, फॉर्मूले से भी करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे। फॉर्मूले से भी कर लेंगे, डायरेक्ट भी कर लेंगे। देखो, पहला 100 किलो जूल हीट दी, 4 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा, 4 केल्विन के लिए 100 किलो जूल हीट दी, तो 1 केल्विन के लिए जो हीट देंगे वो होगी 100/4, यानी 25 किलो जूल, यानी 25 किलो जूल। तो ये आ गया आंसर हीट कैपेसिटी का। सिर्फ हीट कैपेसिटी ये, चाहे कितना भी ग्राम हो कितना भी मोल, हीट कैपेसिटी। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है किसी भी सिस्टम का, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है किसी भी सिस्टम का, तो ये आंसर आ जाए, है ना। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है किसी भी सिस्टम का, तो ये आंसर आ जाए। 25 किलो जूल आंसर आ गया। और अगर तुम्हें, ध्यान देना, अगर तुम्हें इसको फॉर्मूले से निकालना है तो क्यू लगाएंगे सी डेल्टा टी, यही है ना। क्यू क्या है? 100, क्यू 100 है, 100 इक्वल टू सी डेल्टा टी। 100 क्या आएगा? सी डेल्टा टी। सोच के देखो ना, किलो जूल पर केल्विन है, 1 केल्विन के लिए इतनी हीट, तो 4 केल्विन के लिए कितनी हीट, वही तो क्यू होगा। इसको बिल्कुल दिमाग में मतलब हर तरीके से, फॉर्मूले से भी, कंसेप्ट से भी, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए इसकी। तो 100 इक्वल टू क्या आया? सी इंटू 4। तो सी कितना आ जाएगा? 100/4 यानी 25। तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी हो सकता है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट इसका, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसका, अब 10 ग्राम के लिए, 10 ग्राम के लिए कितनी हीट कैपेसिटी है? 100/4 है, 25 किलो जूल था। तो 1 ग्राम के लिए जो होगी 100/4/10, 100/4/10 यानी 2.5 किलो जूल पर केल्विन पर ग्राम, किलो जूल पर केल्विन पर ग्राम। क्यू का फॉर्मूला लगाओगे तो एम सी डेल्टा टी, क्यू का फॉर्मूला लगाओगे तो एम सी डेल्टा टी। क्यू का है 100 है, एम कितना है, मास कितना है, 10 ग्राम है, सी कितना है, सी कितना है 2.5, जो सी तुम्हें निकालना है इसको, और डेल्टा टी कितना है 4। तो इससे सी आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा इससे 2.5। और लास्ट है मोलर हीट कैपेसिटी। ये 1 ग्राम के लिए आया आंसर, ये 1 ग्राम के लिए आया। 1 मोल यानी 27 ग्राम हो जाएगा एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का 1 मोल यानी 27 ग्राम होगा, तो इंटू 27 और कर देंगे इसको। 2.5 इंटू 27, 2.5 इंटू 27, समझ गए कि नहीं है? वो एक पर ग्राम में आया ना, तो इंटू 27 कर दिया। और इसमें फॉर्मूला लगाओगे अगर, तो फॉर्मूला बनेगा क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। अब यहाँ पे सी की यूनिट्स क्या होंगी? वेदांत बताया इधर, सी की यूनिट्स क्या होंगी? सर जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। नहीं नहीं वेदांत, इसमें क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी में। सर जूल मोल इनवर्स केल्विन हाँ इनवर्स। हाँ, इसमें मोल वाली यूनिट्स होंगी सी की। ये तीनों हीट कैपेसिटी है, ये मोल वाली है ना, तो मोलर में आएगा इसमें। तो क्यू 100 था और एन होगा 10/27। सी निकालना है डेल्टा 4, आया था उसके नहीं है? देखो समझ आ गया कि नहीं है? सी की यूनिट्स का ही दिक्कत है, ये आ जाएगा आंसर। सी जो 270/4 यानी 135/2, 135/2। तो ये कितना आ जाएगा? एक बार चेक करना सही आ रहा आंसर कि नहीं। 67.5 आएगा ये, किलो जूल पर केल्विन पर मोल। 67.5। ये तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं अब?
एक बार हैंड से करेंगे जिसको हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, जल्दी से। निशी, अंशिता, रितिका, नित्या, श्रुतिका, बॉबी, अनुष्का, कृष्णा, बिंदिया, वेदांत, शिखा, छवि, अखिलेश, हर्ष, कशिश, उज्जवल। देखो, 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना है किसी भी सिस्टम का तो वो हीट कैपेसिटी, अगर 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना है 1 ग्राम सिस्टम का तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर 1 केल्विन से 1 मोल सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना है तो वो मोलर हीट कैपेसिटी। सिंपल सी बात है, मोलर बोला तो 1 मोल का, स्पेसिफिक बोला तो 1 ग्राम का, सिर्फ हीट कैपेसिटी बोला तो सिर्फ 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना है, कोई ग्राम हो कुछ भी हो, कितना भी ग्राम हो। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट, अब मोलर हीट कैपेसिटी जो है 2 तरीके से डिफाइंड है। मोलर हीट कैपेसिटी ये 2 तरीके से डिफाइंड है, एक है कांस्टेंट प्रेशर पे, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। एक कांस्टेंट प्रेशर पे है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है तो सीपी से डिनोट करना, सीपी से। मोलर हीट कैपेसिटी एक कांस्टेंट वॉल्यूम में तो सीवी से। सेम वही चीज है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सिस्टम बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, बस एक एट कांस्टेंट प्रेशर लगा दें। और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सिस्टम बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी से डिनोट करेंगे, सीवी से डिनोट करेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। सीपी हमारा क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट प्रेशर है। अगर मैं सीपी को डिफाइन करना चाहूँ तो ये क्या आएगा, जैसे सीपी अभी मैंने बताया क्यू बाई डी टी होता है, डी क्यू बाय डी टी होगा हीट कैपेसिटी, बस यहाँ क्यू की जगह क्यूपी लगा देना। अब क्यूपी क्या होता है, डेल्टा एच, क्यूपी क्या होता है डेल्टा एच, डी आ गया, डी आ गया, डेल्टा एच आ गया यहाँ से सीपी डी, डेल्टा एच आ गया यहाँ से सीपी डी। और ये 1 मोल के लिए, एन मोल के लिए डेल्टा एच का फॉर्मूला एनसीपीडी, मैंने तुम्हें पहले भी फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। किसी को डाउट कोई? सी अभी मैंने पीछे लिखा था डी क्यू बाई डी टी होता है, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो डी क्यू पी बाई डी टी लिख दिया। क्यूपी क्या होता है, डेल्टा एच होता है, क्यूपी क्या होता है डेल्टा एच, तो डेल्टा एच बाई डी टी आ गया, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा सीपी डी टी, दिस इज फॉर 1 मोल, ये 1 मोल के लिए। तो एन मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, एन सीपी डी टी। ऐसे ही अगर उनको सीवी को डिफाइन करना है, सीवी क्या था क्यूवी बाई डी टी, क्यूवी क्या होता है डेल्टा ई होता है ना क्यूवी। अब क्यूवी क्या आ गया यहाँ से, क्यूवी हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी डी टी, दिस इज फॉर 1 मोल, एन मोल्स के लिए क्यूवी क्या आ जाएगा एन सीवी डी टी, ये भूलना नहीं है। और क्यूवी यानी डेल्टा ई होता है, क्यूवी को मैं डेल्टा ई लिख रहा हूँ यहाँ पे, डेल्टा ई टू एनसीवी डी टी, डेल्टा एच टू एनसीपी डी टी। डेल्टा ई डिफाइंड होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये तुम्हें मैंने बताया था लास्ट टाइम। और डेल्टा एच डिफाइंड होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, ये कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब होगी वो है क्यू डेल्टा एच, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो डेल्टा ई, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो डेल्टा ई। तो ये बता दिया तुम्हें यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर सीपी सीवी में रिलेशन, जिसको मेयर्स रिलेशनशिप कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे भी क्वेश्चन आता है, डिराइव रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, जैसे हमने लास्ट टाइम क्यूपी और क्यूवी में रिलेशन ड्राइव की थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेयर्स रिलेशनशिप कहते हैं इसको, मेयर्स रिलेशनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है क्यूपी और क्यूवी। सीपी और सीवी में रिलेशन निकालनी है, सीपी और सीवी में एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी होता है। 1 मोल के लिए पीवी एनआरटी होता है, एन को रख देंगे 1 तो एच हो जाएगा ई प्लस आर टी फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी यानी सीपी और सीवी में रिलेशन निकालनी है, दे आर डिफाइंड फॉर 1 मोल, इसलिए पीवी टू एनआरटी नहीं लिखा, पीवी टू आरटी लिखी। एन मोल्स के लिए भी निकाल सकते हो। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डी एच बाई डी टी, डी ई बाई डी टी प्लस आर आ जाएगा। अगर एन आर टी होता तो एन आर आ जाता, एन आर हो जाता फिर वो। अब डी एच बाई डी टी सबको पता है सीपी होता है, डी बाई डी टी सीवी होता है, अभी पीछे लिखा हमने, प्लस आर, एक्चुअल में एन आर आएगा यहाँ पे, ये भी याद रखना। अगर कई बार बोलेगा 2 मोल के लिए क्या होगा, तो सीपी माइनस सीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आर फॉर एन मोल्स, 1 मोल के लिए, दिस इज फॉर 1 मोल।
ये 1 मोल के लिए फॉर n मोल्स Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nr। ये रिलेशन पढ़नी है, सही ना। Cp यानी Cp क्या आ गया, ग्रेटर देन Cv। Cp here is greater than Cv। Cp ग्रेटर देन Cv है, यानी हम ये मानते हैं कि वॉल्यूम हमेशा, यहाँ पे आना चाहिए ना Pv, वॉल्यूम हमेशा बढ़ता है। वॉल्यूम क्या करता है, हमेशा बढ़ता है। Cp टू एक्चुअल में Cv प्लस R जो होता है ये वर्क डन ही होता है। Cp टू Cv प्लस वर्क डन होता है, वर्क डन, वर्क डन। Cv प्लस W होता है वर्क डन, है ना। ये वर्क डन होता है हमेशा, ये R के इक्वल आता है। R की डेफिनेशन में देखोगे ना तो जूल पर केल्विन पर ग्राम, जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये वर्क डन की डेफिनेशन है, जूल पर केल्विन पर मोल, वर्क डन की डेफिनेशन है ये। लेकिन अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा ना, ध्यान रखना हमेशा Cp ग्रेटर देन Cv होता है, हमेशा Cp ग्रेटर देन Cv होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, जैसे जैसे हम कहें वाटर के केस में, आइस के केस में, आइस के केस में क्या होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वॉल्यूम कम होता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के केस में वॉल्यूम कम होता है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है, वो कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखना, हम ले लेते हैं कि वाटर की डेंसिटी फिक्स्ड है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ये जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस की होती है। इससे पहले ये बताया हुआ मैंने केमिकल बॉन्डिंग में। इससे पहले क्या होता है, आइस के अंदर पेज लाइक स्ट्रक्चर होता है तो वॉल्यूम ज्यादा होता है, और अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन होगी और वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आइस की जो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो तुम्हें भी ये याद रखना है, Cp टू Cv प्लस R, ये रिलेशन याद रखनी है। एंड Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, बट इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस देन Cp इज लेस देन Cv। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो ये तुम्हें पता होना चाहिए इस चीज का। नेक्स्ट अब है, अगर तुम्हें कंबाइंड हीट कैपेसिटी निकालनी है 2-3 सिस्टम, कंबाइंड हीट कैपेसिटी निकालनी है, तो उसके लिए हमेशा हीट को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्यू टोटल क्या होगा, क्यू टोटल होगा, मान लो दो चीजें हैं Q1 प्लस Q2, दो चीजें, दो हीट को ऐड करके क्यू टोटल निकल रहा है Q1 प्लस Q2। तो क्यू टोटल क्या होगा, एन टोटल, यानी चलो N1 C डेल्टा टी प्लस एन, या इसको सीधा एन सी डेल्टा टी दे देते हैं। एन यहाँ पे N1 प्लस L2 है, एन यहाँ पे N1 प्लस N2 है, एन सी डेल्टा टी क्यू टोटल। और एन क्या है, N1 प्लस N2, और ये Q1 क्या होगा, N1 C1 डेल्टा टी प्लस N2 C2 डेल्टा टी। डेल्टा टी सारे कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा टी सब कैंसिल हो जाएंगे, और C आ जाएगा यहाँ से N1 C1 प्लस N2 C2 डिवाइड बाई N आएगा। N को हम क्या लिखते हैं, N1 प्लस N2। तो डायरेक्टली अगर मेरे को सी निकालना है कंबाइंड सिस्टम का, तो मैं ऐसे निकालूंगा, मोल्स से मल्टीप्लाई करके हीट कैपेसिटी बाय में टोटल मोल्स, मोल से मल्टीप्लाई करके बाय टोटल मोल्स। तो ऐसे निकलेगा यहाँ पे, सही ना, इस तरह से निकल जाएगा ये। किसी को डाउट तो नहीं कोई। अगर मान लो Cp माइनस Cv में रिलेशन आ रहा है, Cp माइनस Cv में रिलेशन आ रहा है, तो बताओ जरा, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होंगी तो रिलेशन क्या आएगी, Sp माइनस Sv। मान लो Sp क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तब रिलेशन क्या आएगा, निकालो जरा। अब क्या रिलेशन आ जाएगा Sp और Sv में, क्या रिलेशन आएगा इसमें। अब बोलना किसी को, निकालो जरा। Cp और Cv यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और Sp और Sv स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इनमें रिलेशन क्या आएगा फिर।
हाँ निकालिए किसी ने रिलेशन, वेदांत। देखो इधर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सीपी और सीवी क्या थे? सीपी और सीवी क्या थे? मोलर हीट कैपेसिटी थे ना कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हाँ बिल्कुल सही है वेदांत। देखो सीपी और सीवी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर है ये, एक मोल के लिए है। और एसपी और एसवी क्या है? पर ग्राम के लिए। तो किससे डिवाइड कर देंगे? मान लो ये 50 ग्राम था, एक मोल इसका 50 ग्राम था। 50 ग्राम के लिए आर वैल्यू आ रही है डिफरेंस में, तो 1 ग्राम के लिए क्या वैल्यू आएगी? R/50। और 50 क्या है? मोलर मास, तो R/m नहीं आ जाएगा आंसर? नहीं समझ आई बात ये? समझ आ गया सबको कि नहीं? चलो एक ये खत्म हो गया यहाँ पे, सारी डेफिनेशन हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट टर्म जो है ना, वो है अब कौन सा बड़ा है, सीपी या सीवी? थ्योरेटिकल प्रूफ क्या होगा? थ्योरेटिकल प्रूफ क्या होगा? कौन सा बड़ा है, सीपी या सीवी? इसका थ्योरेटिकल प्रूफ देखो इधर। थ्योरेटिकल प्रूफ क्या है? कोई भी सिस्टम है, कोई सिस्टम है, अगर मैं उसको हीट दे रहा हूं, अगर इसको हीट दी, से ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं हीट निकाल रहा हूँ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान देना, कोई भी सिस्टम है, इसको हीट दी तो वो सारी की सारी कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो क्या वर्क डन होगा? क्या वर्क डन होगा? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो वर्क डन क्या होता है? पी डेल्टा वी। तो वर्क डन नहीं होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जीरो वर्क डन। कोई भी सिस्टम अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो मैंने उसको हीट दी, तो वो सारी की सारी हीट क्या करेगी? वो सारी की सारी हीट क्या करेगी? इस गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी। तो इसकी इंटरनल, क्यों हीट दी मैंने? 100 किलो जूल। तो 100 किलो जूल से क्या होगा? इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देंगे, तो सारी इंटरनल जो हीट है वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी, और 100 किलो जूल से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। 100 किलो जूल से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन मान लो मैंने ये हीट कांस्टेंट प्रेशर पे दी, अभी यही सिस्टम है, और इसको हीट दी मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे। अब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देंगे तो क्या होगा? अब इसको हीट दी क्यू, 100 किलो जूल हीट दी, तो अब कुछ तो वर्कडन भी होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे तो वर्कडन होता है। मान लो इसने 10 का वर्क कर दिया, 10 किलो जूल का वर्क कर दिया, 10 किलो जूल का वर्क कर दिया, तो बाकी 10 का वर्क हो गया, बाकी 90 किलो जूल क्या होगी? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। बाकी 90 किलो जूल क्या होगा? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्या इंटरनल एनर्जी सेम अमाउंट से बढ़ी क्या? इधर 100 से बढ़ी इंटरनल एनर्जी, इधर तो 90 से बढ़ी है। तो इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मेरे को 100 किलो जूल से ही इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है, तो हमें 110 एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मेरे को हीट बढ़ानी है, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है सेम अमाउंट से, तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ना। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट देंगे, तभी तो सेम अमाउंट से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इसीलिए सीपी ग्रेटर देन सीवी होता है। नहीं समझ आई बात ये समझ आ गया कि नहीं ये? मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने हीट दी 100 किलो जूल, कोई वर्क नहीं होगा, ये सारी हीट इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। अब दूसरा केस लिया मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने अगर 100 किलो जूल हीट दी, तो 10 का तो अब इसमें वर्क डन होगा, 10 किलो जूल का काम हो गया। 90 किलो जूल से इंटरनल एनर्जी बढ़ी, 90 किलो जूल से क्या हुई? इंटरनल एनर्जी बढ़ी। तो अगर हमें इंटरनल एनर्जी को सेम अमाउंट यानी 100 किलो जूल से बढ़ाना है, तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी 110। इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ज्यादा देनी पड़ रही है ना, इसलिए सीपी ग्रेटर देन सीवी होता है। इसलिए क्या होता है? सीपी ग्रेटर देन सीवी। समझ आ गया कि नहीं है? देखो समझ आ गया कि नहीं? चलो ये समझ आ गया होगा, दोनों थ्योरेटिकल केस मैंने बता दिए। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तुम बताओगे हीट कैपेसिटी की क्या वैल्यू होगी? हीट कैपेसिटी की क्या वैल्यू होगी आइसोथर्मल सिस्टम के अंदर और एडियाबैटिक के अंदर? बताओ हीट कैपेसिटी की क्या वैल्यू होगी आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक? जल्दी से आंसर निकालो ये।
हाँ कर लिया सबने। देखो उधर, अगर आइसोथर्मल सिस्टम है, टेम्परेचर कांस्टेंट, सी क्या होता है, क्यू बाई डी टी, डी टी क्या हो गया 0, तो ये आएगा इन्फिनिटी। आइसोथर्मल में हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है, पता होना चाहिए। आइसोथर्मल में हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी होगी, पता होना चाहिए। एडियाबेटिक में क्या 0 होता है, क्यू 0 होता है। एडियाबेटिक में ना तो हीट सिस्टम से बाहर आ सकती है, ना ही हीट सिस्टम के अंदर जा सकती है। तो क्यू 0, तो क्यू ये 0 हो जाएगा। 2 केसेस पूछते हैं पेपर के अंदर, इसे बता दिए, रिज्वाइन कर लेंगे एक बार।